नमस्कार दोस्तों। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और क्लास के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उनकी चर्चा आज अपन इस क्लास के अंत में कर लेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज है 3 जनवरी 2024। 3 जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस के साथ इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर होगा। ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये भारत का फ्लैग है। पूरा मैटर क्या है अपन डिटेल एनालिसिस के माध्यम से कवर करते हैं। 30 वर्ष की परंपरा को बनाए रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु स्थलों पर हमलों को प्रतिबंधित करने वाले समझौते के अनुसार अपनी संबंधित परमाणु सुविधाओं की सूचियों का आदान प्रदान किया है। ये इस आदान प्रदान का लगातार 33वां वर्ष है, जो 1988 में हस्ताक्षरित हुआ था और 1991 में अधिनियमित एक समझौते द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य परमाणु गैर आक्रमकता को बढ़ावा देना था। पूरा मैटर क्या है अपन शॉर्ट भाषा में समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1991 में एक अधिनियम आया था, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष एक बार भारत और पाकिस्तान, उनके पास जो भी परमाणु हथियार है, उनके पास भारत के पास जितने पाकिस्तान के कैदी है, पाकिस्तान के पास जितने भारत के कैदी है, उनकी जो भी सूचियां होगी उनका आदान प्रदान करेंगे। तो लगातार 33 वर्ष से कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर कल ये जो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, उसका आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टैटिक्स जीके की दृष्टि से कवर करवा देता हूँ। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप के अंदर है। भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का मैप है। किस प्रकार का दिख रहा है? जैसी उनकी हरकतें हैं उसी प्रकार का उनका मैप है। यानी मैप कुत्ते के आकार का दिखाई दे रहा है, तो हरकतों के हिसाब से मैप अच्छा है। और भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर पाकिस्तान है। और उस पर चर्चाएं करते हैं। पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है। पाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो पाकिस्तान को लेकर ये स्टैटिक्स जीके हैं। ये पाकिस्तान की स्थिति और मैप है। और जो भी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान हुआ था वो पाकिस्तान को लेकर करंट का मुद्दा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुआ है? तो ये कल शुरू हुआ है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। ये जो राजस्थान है उसके उत्तर पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है, वहां पर ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। भारत और यूएई के मध्य है। ये जिस दिन शुरू हुई थी, यानी कल जब शुरू हुई थी, तब ये उनकी पहली फोटो आई है। ये भारत के सैनिक हैं और ये यूएई के सैनिक है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस से अपन कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये एक पखवाड़े तक चलने वाली ड्रिल है, यानी ये 15 दिन तक चलेगी। भारत और यूएई के मध्य कहां पर चलेगी? राजस्थान के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वहां पर ये होगा। इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके अंतर संचालनीयता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सितंबर 2008 में अबू धाबी में अल दफ्रा स्टेशन ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच पहली बार संयुक्त वायुसेना अभ्यास की मेजबानी की थी। तो पहला भारत और यूएई के मध्य जो वायुसेना अभ्यास है वो कहां पर हुआ था? 2008 के अंदर अबू धाबी के अल दफ्रा स्टेशन पर हुआ था। भारत ने अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में नियमित रूप से भाग लिया है। आपको पता है अबू धाबी के अंदर प्रत्येक 2 वर्ष बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी होती है, जिसके अंदर भारत नियमित रूप से भाग लेता है। और उसी के चलते भारत और यूएई के संबंध अच्छे हैं। तो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और यूएई के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी राजस्थान के अंदर चल रहा है, जो कि 15 दिन तक चलेगा। अब यूएई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूएई मैप के अंदर एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है। मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है यूएई। ठीक है, मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ पर दिख रहा है ये भारत है। तो भारत के यहाँ पर पश्चिम के अंदर यहाँ पर यूएई है। ठीक है, और ये यूएई का बड़ा मैप है। ठीक है, आपको पता है आईपीएल वगैरह कई बार यूएई होता ही रहता है। शॉर्ट में यूएई बोलते हैं और फुल फॉर्म में संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी है। इसके अलावा यूएई की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अरबी यूएई की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है जो यूएई की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति भी कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान यूएई के राष्ट्रपति है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, ये एक ही नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जो फेलिक्स तसेसिकेदी है वो दूसरी बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। कल ही उनकी नियुक्ति हुई है। फेलिक्स
त्सेसिकेदी हैं, वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ये उनकी फोटो है। ठीक है, अब जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको बता देता हूँ। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य में पड़ता है, ये उसका मैप है और ये वर्ल्ड मैप के अंदर है। यहाँ पर ये भारत है एशिया महाद्वीप के अंदर, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी कौन सी है? तो कांगो किनशासा। कांगो किनशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी है। कांगो की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक मुद्रा है कांगोलेंस फ्रैंक। कांगोलेंस फ्रैंक है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ पर रुपया चलता है उसी प्रकार चलता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी, जिनको मैंने अभी आपको बताया है, कल इन्होंने पदभार संभाला है, तो ये उनकी फोटो है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग सेशन होते रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कोई हार्ड टॉपिक्स आता है तो उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन कवर करते हैं। अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक तो कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में आपसे केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपसे डिमांड करते हैं, बाकी हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 15 मिनट निकाल दिया करो, आप 6 बजते ही 15 मिनट निकाल दिया करो। उस दिन के करंट अफेयर को अपन स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर कर लेंगे। प्रतिदिन 15 मिनट निकालोगे तो आपको जब भी एग्जाम आएगा तो आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रोज 15 मिनट में करंट अफेयर कवर करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो यूपी वृंदावन के अंदर। यूपी वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। कल इसका जो उद्घाटन किया गया था ये है योगी आदित्यनाथ जी और ये है राजनाथ सिंह जी, इन दोनों ने किया है, तो ध्यान रखना है। यूपी वृंदावन के अंदर भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। ये क्वेश्चन 3 स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बालिका सैनिक स्कूल क्या होते हैं उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है भारत के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में इसका उद्घाटन किया है। तो सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी संगठन या राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड पर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल के तहत खोला गया है। ऐसे 100 स्कूल खोले जाएंगे जिसके अंदर ये पहला स्कूल खोला गया है। सीबीएसई से संबंध, यानी ये ज्वाइंट किससे है? सीबीएसई से है। सीबीएसई स्कूल में प्रशिक्षण पूर्व सैनिकों के द्वारा दिया जाएगा, तो इसके अंदर जो ट्रेनिंग देंगे वो कौन देंगे? पूर्व जो सैनिक होंगे वो ट्रेनिंग देंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2021-22 शैक्षणिक सत्र में सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश को मंजूरी दे दी गई थी। तो पिछले साल ही शैक्षणिक जो 2021-22 का शैक्षणिक सत्र था उसके अंदर सैनिक स्कूलों के अंदर जो बालिकाएं थी उनको प्रवेश को मंजूरी दे दी गई थी। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के पीछे मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एनईपी चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है, उसके अनुरूप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। सैनिक स्कूलों की स्थापना की प्रेरणा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूलों से मिली है। जो रॉयल मिलिट्री कॉलेज और स्कूल है उनसे इन स्कूलों को खोलने की प्रेरणा मिली है। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारी के रूप में नेतृत्व के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो ये सारे बोल वचन की बातें, आप तो यही ध्यान रखना, यूपी वृंदावन के अंदर भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। 100 ऐसे नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल है जिसके अंदर ये पहला खोला गया है। सीबीएसई से ये अफेक्टेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? आपको पता है परसों डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था और 66वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा? 66वां स्थापना दिवस मनाया था डीआरडीओ ने। ये डीआरडीओ का लोगो है। ठीक है, बलस्य मूल विज्ञानम, बलस्य मूल विज्ञानम इसका लोगो के अंदर ये स्लोगन लिखा हुआ है। डीआरडीओ है, 66वां स्थापना दिवस मनाया, तो पूरा मैटर पर समझते हैं। डीआरडीओ उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी का मतलब होता है डिफेंस, आर का मतलब रिसर्च एंड डी का मतलब डेवलपमेंट और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेशन है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत है, वो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। डीआरडीओ का गठन 1 जनवरी 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषकर
सैन्य प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, विशेषकर जो सैन्य प्रौद्योगिकी है, सेना के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको पूर्ण करने के लिए इसका विकास किया गया था या इसका गठन किया गया था। ये भारतीय सशस्त्र बलों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादकों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। डीआरडीओ ने इस वर्ष 141 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं और आने वाले वर्षों में ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। 2023 में डीआरडीओ की मुख्य उपलब्धियां क्या रही, उसके पर रिवीजन मार लेते हैं। 2023 के अंदर डीआरडीओ ने मुख्य काम क्या किए थे, तो डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट पर स्वदेशी एयर ड्रोन पेम्बर कंटेनर एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण किया गया था। तो 2023 में डीआरडीओ ने मुख्य रूप से ये कार्य किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएसएलआई योजना की अवधि कितने साल के लिए और बढ़ा दी है। अभी आज ही जो सरकार है उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना है उसकी अवधि को बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। ठीक है, तो पीएलआई योजना है वो सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो ये एक दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग है जिसके अंदर पीएलआई के बारे में अच्छा लिख रखा था, तो मैंने आपके यहाँ पर चिपका दिया है। 2020 के अंदर पीएलआई स्कीम शुरू हुआ था। क्या था, इस स्कीम के तहत सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग में लगी कंपनियों को 1.8 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव या सब्सिडी देंगी। जो लोकल फॉर वोकल जो चल रहा है, ठीक है, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, पीएलआई योजना चल रही है। तो इस स्कीम के तहत सरकार क्या करेगी, जो लोकल मैन्युफैक्चर है उनकी जो भी कंपनियां लगी है उनको 1.8 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव या सब्सिडी देगी। ठीक है, ब्याज पे सब्सिडी होगी, अलग अलग चीजों पे सब्सिडियां मिलेगी। ज्यादातर नई कंपनियां अगले 24 से 30 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है, जिनमें 2 से 2.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। इससे बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट डिमांड 400 से 500 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था ऑटोमोबाइल को लेकर पीएलआई जो योजना चल रही थी उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुधांश पंत। सुधांश पंत को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आपको पता है राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे जिसके अंदर कांग्रेस हारी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, तो वहां से मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जो पहली बार ही विधायक बने हैं और विधायक बनते ही सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री भी राजस्थान में बनाए गए, एक तो दिया कुमारी, एक प्रेम सिंह बेरवा। तो सारे जो भी अधिकारी थे वो चेंज हो रहे हैं। तो मुख्य सचिव है वो बने हैं सुधांश पंत। इनसे पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके अंदर मुख्य सचिव कौन थी, तो उषा शर्मा थी। उषा शर्मा के स्थान पर अब सुधांश पंत है वो कार्यभार संभालेंगे मुख्य सचिव के रूप में, ये उनकी फोटो है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, तो राजस्थान में डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार है वो उत्कल रंजन ने संभाला है। उत्कल रंजन ने राजस्थान में डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ये उत्कल रंजन जी की फोटो है। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जिसको आप कितना पढ़ते हो, कितना याद रखते हो, पर वापस टेस्ट ले लेता हूं मैं आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसरो ने वर्ष 2024 में पहला सैटेलाइट किस नाम से लॉन्च किया है, तो न्यू ईयर के दिन ही सुबह 9 बजे ये सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। अगर किसी को डिटेल एनालिसिस भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देना। ठीक है, कल अपन इस पर चर्चा कर लेंगे वापस, कल की क्लास के अंदर लास्ट में इस क्वेश्चन पर अपन डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। 15 मिनट के अंदर उस दिन के करंट अफेयर को अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी क्लासेज आती रहती है। वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बन रखा है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करो, एक आधा शेयर मार देना। मिलते हैं नई सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।